नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया आप सबका अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पशुधन प्रबंधन के बारे में, जो कि पशुपालन का टॉपिक है। और एक किसान को पशुओं के प्रबंधन से संबंधित किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पशुधन प्रबंधन या एनिमल मैनेजमेंट। उससे पहले हम देखते हैं पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और कौन से भाग में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा है पशु चिकित्सा विज्ञान या वेटेनरी साइंस, और तीसरा है दुग्ध विज्ञान या डेयरी साइंस। अब इन तीनों टॉपिकों में हम देखते हैं कि किस ब्रांच में या किस शाखा में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पशुओं के पालन पोषण, प्रजनन व देखरेख से संबंधित अध्ययन, यह किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में। एक पशुओं की बीमारियों का अध्ययन वेटेनरी साइंस में, और दूध के गुणों का अध्ययन डेयरी साइंस या दुग्ध विज्ञान में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं के पालन पोषण, प्रजनन व देखरेख से संबंधित अध्ययन कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, और उसी में ऑप्शन आता है एनिमल साइंस। तो सही आंसर होगा एनिमल हस्बेंड्री का। फिर हम देखते हैं सामान्य प्रबंधन, कि एक पशुपालक को सामान्य प्रबंधन से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं जैसे कास्टिंग या गिराना। पशु को नियंत्रित या वश में करना, उस क्रिया को बोलते हैं कास्टिंग या गिराना। और इसका उद्देश्य होता है कि पशुओं को जैसे औषधि देने, खुर काटने, बाल काटने आदि क्रियाओं के लिए पशु को वश में या नियंत्रित किया जाता है, या पशु को जमीन पर गिराया जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं कास्टिंग। तो इसमें से जैसे कास्टिंग शब्द का अर्थ पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। फिर है खुरहरा करना या ग्रूमिंग, खुरहरा करना। पशुओं के शरीर पर लगी हुई गंदगी को हटाना ग्रूमिंग या खुरहरा कहलाता है। और इसके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो रक्त संचार में वृद्धि, और दूसरा है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सहायता। ये इसके उद्देश्य हो सकते हैं कि एक पशु को साफ सुथरा रखा जाए तो उसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो रक्त संचार में वृद्धि होगी और पशु का या स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में भी सहायता मिलेगी। फिर है जैसे डॉकिंग, यह होता है भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया। भेड़ में पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं डॉकिंग। फिर है डीवर्मिंग, पशुओं की आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं डीवर्मिंग। कृमियों से मुक्त करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं डीवर्मिंग। और इसमें जैसे मुख्य रसायन काम में लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जैसे पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। जब पशुपालक के पास अधिक संख्या में पशु रखे जाते हैं तो प्रत्येक पशुपालक अधिक संख्या में रखे जाने वाले पशुओं पर एक विशेष पहचान बनाता है, और पशुओं के अनुसार अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। जैसे सबसे पहले है टैटूइंग, यह स्थायी विधि है और सबसे ज़्यादा गाय व भैंस में प्रचलित है। ठीक है, इसमें कान का जो अंदर वाला साफ भाग होता है उसमें टैटूइंग मशीन के द्वारा खांच बनाई जाती है और उसमें काली स्याही भर के स्थायी निशान बनाया जाता है। फिर है ब्रांडिंग या दागना, यह अस्थायी विधि है
और यह भी गाय व भैंस में प्रचलित है। लोहे के बने हुए विशेष नंबरों के द्वारा ठंडा या गर्म दाग लगाकर पशु के शरीर के ऊपर चिन्ह या पशु को चिन्हित किया जाता है, लेकिन यह चिन्ह कुछ समय पश्चात धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको अस्थायी विधि माना जाता है। फिर अगली है टैगिंग। टैगिंग यह पक्षियों या सबसे ज़्यादा मुर्गियों में प्रचलित है। साथ ही वर्तमान में गाय व भैंस में भी प्रचलित है। गाय व भैंस में भी यह अस्थायी विधि के तौर पर प्रचलित है। इसमें यानी कि प्लास्टिक के छल्ले पहनाए जाते हैं मुर्गियों के पैरों में, और गाय भैंस के मुख्य रूप से कानों में धातु के या कुंडल पहनाए जाते हैं। फिर है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग यह सुअर में प्रचलित है, और ईयर नोचर मशीन के द्वारा सुअर के कानों को विशेष आकृति में काट दिया जाता है। फिर है पेंटिंग। यह भेड़ में प्रचलित है, और भेड़ के उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा विशेष पहचान बनाई जाती है। ये थी चिन्हित करने की विधियाँ, मुख्य विधियाँ। चलो फिर से देखते हैं। सबसे पहले देखो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। इसके मुख्य रूप से जैसे 3 भाग हैं, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान और दुग्ध विज्ञान। पशुपालन को बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, पशु चिकित्सा विज्ञान वेटनरी साइंस, और दुग्ध विज्ञान को डेयरी साइंस। मुख्य रूप से किसके बारे में स्टडी की जाती है? तो पशुओं के पालन पोषण, प्रजनन व देखरेख से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है, ना कि एनिमल साइंस में। पशुओं की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है वह वेटनरी साइंस में, और दूध के गुणों का अध्ययन किया जाता है डेयरी साइंस या दुग्ध विज्ञान में। फिर है सामान्य प्रबंधन से संबंधित छोटी छोटी बातें। सबसे पहले कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? पशु को औषधि देने, खुर काटने, सींग काटने आदि क्रियाओं के लिए जब पशु को नियंत्रित करने की जो विधि होती है उस क्रिया को बोलते हैं कास्टिंग या गिराना। ग्रूमिंग, पशु के शरीर पर लगी हुई गंदगी को हटाने की क्रिया कहलाती है ग्रूमिंग। इसे खुरारा करना भी कह सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जैसे ग्रूमिंग करने से लाभदायक है, रक्त संचार में वृद्धि होगी और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सहायता मिलती है। फिर है भेड़ में पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं डोकिंग। फिर है डिवर्मिंग, कर्मियों से मुक्त करना, पशुओं के आमाशय में पाए जाने वाले कर्मियों से मुक्त करने की जो क्रिया होती है उसे डिवर्मिंग बोलते हैं, और इसके लिए प्रमुख रसायन काम में लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है। फिर है पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ। जब अधिक संख्या में पशुपालक पशु रखता है तो विशेष पहचान बनाई जाती है। सबसे पहले विधि है टैटूइंग, यह स्थायी विधि है, वह गाय व भैंस में प्रचलित है। दूसरी है ब्रांडिंग, यह अस्थायी विधि और यह भी गाय भैंस में अधिक प्रचलित है। अगली है टैगिंग, यह पक्षियों या सबसे ज़्यादा मुर्गियों में प्रचलित, और मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले पहनाए जाते हैं, और गाय भैंस में भी यह अस्थायी विधि या वर्तमान में प्रचलित है। ईयर नोचिंग विधि सुअर में प्रचलित है, और पेंटिंग विधि मुख्य रूप से भेड़ में प्रचलित। ठीक है। उससे आगे देखते हैं हम कि पशुओं को बधियाकरण करना। बधियाकरण की विधियां। बधियाकरण या कास्ट्रेशन। बधियाकरण किसे कहते हैं? नर पशुओं की जनन ग्रंथियों को काटकर या उनको दबाकर नर पशुओं की जनन शक्ति को समाप्त करने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं बधियाकरण, या नर पशु की जनन शक्ति को समाप्त करने की क्रिया ये बधियाकरण कहलाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है अधिक मांस उत्पादन व नर पशुओं को कृषि कार्य हेतु उपयुक्त बनाना। यानी कि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है नर गाय व भैंस। तो नर गाय व भैंस में यह कृषि कार्य के उपयुक्त बनाने हेतु मुख्य रूप से यह क्रिया की जाती है, और जैसे भेड़ बकरी आदि में अधिक मांस उत्पादन के लिए।
इसकी प्रमुख विधियां हैं, सबसे मेन है जैसे बर्डीजो कोस्ट्रेटर। यह एक स्टील का बना हुआ यंत्र होता है और यह विधि नर गाय व भैंस में प्रचलित है। इसके लिए उपयुक्त समय होता है शीतकाल और 1 से लेकर 2 साल का समय। ठीक है। बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है इसे, बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है बर्डीजो कोस्ट्रेटर विधि को। नेक्स्ट है ऑपरेशन द्वारा। इसमें नर पशु की अंड ग्रंथियों पर चाकू की सहायता से चीरा लगाया जाता है व जनन ग्रंथियों को काटकर पशु की जनन क्षमता को समाप्त किया जाता है। फिर है इलेस्टेटर विधि और एक है हार्मोन्स के द्वारा। इसमें भी अंडकोशों के ऊपर प्लास्टिक का छल्ला पहनाकर पशु की जनन शक्ति को समाप्त किया जाता है और इसमें भी हार्मोन्स विधि में नर अंडकोशों में या नर पशु के अंडकोशों में जनन क्षमता को समाप्त करने वाले हार्मोन्स की टिक्कियां रखकर पशु की जनन क्षमता को समाप्त किया जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन बनता है बर्डीजो कोस्ट्रेटर विधि में से। ठीक है। आगे पशुओं को सींग रहित करना, सींग रहित करना। सींग रहित करने की जो क्रिया होती है उससे बोलते हैं डीहोर्निंग। कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, डीहोर्निंग एक तरीका है, तो पशुओं को सींग रहित करने की क्रिया को बोलते हैं डीहोर्निंग। इसलिए इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें सभी के। इसकी प्रमुख विधियां हैं जैसे विद्युत डीहोर्नर या विद्युत छड़। यह बड़े व मध्यम आकार के सींगों वाले पशुओं के लिए काम में ली जाती है। फिर अगली विधि है KOH या कास्टिक छड़ विधि या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छड़ के द्वारा। इसके लिए उपयुक्त समय होता है 7 से लेकर 14 दिन की आयु या 1 से 2 सप्ताह। इसमें क्या होता है कि 7 से लेकर 14 दिन की आयु पर बछड़े की उगती हुई सींग कलिकाओं को कास्टिक छड़ को गर्म करके दबा दिया जाता है और इसे सींग की डिसबडिंग भी कहते हैं और यह उत्तम विधि भी मानी जाती है। सींग रहित करने की उत्तम विधि भी है। इसके अलावा जैसे इलेस्टेटर विधि भी काम में ली जाती है और आरी के द्वारा भी बड़े आकार के सींगों को काटने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। फिर है जैसे पशुओं में पोषण या आहार प्रबंधन, इससे संबंधित मुख्य क्वेश्चंस। आहार यानी कि पशु पूरे दिन में जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है उसे बोलते हैं आहार। एक आहार होता है जीवन निर्वाह है और एक होता है उत्पादन। जीवन निर्वाह आहार की बात करते हैं तो गाय, सांड, बैल आदि में प्रत्येक में 100 केजी शरीर भार के अनुसार सूक्ष्म पदार्थ या सूखा चारा की आवश्यकता होती है 2.5 केजी। ठीक है। अगर सांड का वजन 500 केजी है तो 500 गुणा 2.5 बराबर होगा 12.5 केजी चारा प्रतिदिन आवश्यकता होगी सूखे चारे की। फिर है भैंस के लिए, भैंस में 100 केजी शरीर भार पर सूक्ष्म पदार्थ आवश्यक होता है 3 केजी। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी देखते हैं कि अगर भैंस का वजन 400 केजी है तो 400 गुणा 3 बराबर 12 केजी सूक्ष्म पदार्थ या जीवन निर्वाह आहार। फिर है देखो उत्पादन आहार। जीवन निर्वाह आहार में सूक्ष्म पदार्थ के अलावा अगर पशु उत्पादन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए अतिरिक्त दाना मिश्रण की कितनी आवश्यकता होगी। तो उत्पादन आहार में हम बात करते हैं दाना मिश्रण।
गाय की बात करें तो गाय में 3 केजी दुग्ध उत्पादन पर दाना मिश्रण दिया जाता है 1 केजी। ठीक है। भैंस में 2.5 केजी दुग्ध उत्पादन पर दाना मिश्रण या रातव दिया जाता है 1 केजी। इसके अलावा जैसे बैल, सांड आदि में, अगर बैल कृषि कार्य के लिए व सांड को प्रजनन में काम में लिया जा रहा है तो 1.5 से लेकर 2 केजी दाना मिश्रण प्रतिदिन आहार के रूप में दिया जाता है। बाकी ये है जीवन निर्वाह है और ये है उत्पादन आहार। तो मोस्टली क्वेश्चन अधिकतर यही बनते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, बधियाकरण या कास्ट्रेशन किसे कहते हैं? नर पशु की जनन क्षमता को समाप्त करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं बधियाकरण या कास्ट्रेशन। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है अधिक मांस उत्पादन व पशुओं को, नर पशुओं को कृषि कार्य के लिए उपयुक्त बनाना। तो नर गाय व भैंस में यह विधि मुख्य रूप से नर पशुओं को कृषि कार्य के लिए उपयुक्त बनाने हेतु काम में ली जाती है। इसकी विधियां सबसे पहले है बडीजो कोस्टेटर विधि। बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है बडीजो कोस्टेटर विधि को, और यह विधि नर गाय व भैंस में अधिक प्रचलित है। बधियाकरण का उपयुक्त समय माना जाता है शीतकाल, और 1 से 2 साल के मध्य यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। फिर है ऑपरेशन के द्वारा। इसमें पशु के नर अंडकोशों पर चीरा लगाकर जनन ग्रंथियों को काट के उसकी जनन क्षमता को समाप्त किया जाता है। और इसमें जैसे यह जो अधिकतर काम में ली जाती है भेड़, बकरी व मुर्गियों में। ठीक है। इलेस्टेटर विधि के द्वारा, यानी कि अंडकोशों के ऊपर प्लास्टिक का छल्ला पहनाकर जनन क्षमता को कमजोर किया जाता है। और एक है हार्मोन्स के द्वारा। तो सबसे इंपोर्टेंट है बडीजो कोस्टेटर विधि। नर पशुओं को बधियाकरण करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? तो इसका आंसर भी होगा बडीजो कोस्टेटर। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। फिर है पशु को सिंगरेज करने की क्रिया, वह कहलाती है डीहॉर्निंग। इसकी प्रमुख विधियां हैं जैसे विद्युत डीहॉर्नर या विद्युत छड़, या बड़े व मध्यम आकार के सींगों को काटने के लिए काम में ली जाने वाली मशीन है। दूसरी है केवच या कास्टिक छड़ के द्वारा, यानी कि या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छड़ के द्वारा। इसमें 7 से 14 दिन की आयु का जो बछड़ा होता है उसकी उगती हुई सींग कलिका को इस कास्टिक छड़ को गर्म करके उसके ऊपर दबा दिया जाता है, और इसे सींग की डिसबडिंग भी कह सकते हैं। और बधियाकरण की उत्तम विधि भी सिंगरेज करने की उत्तम विधि भी मानी जाती है। इसके अलावा जैसे आरी के द्वारा भी काटे जा सकते हैं, और छल्ला पहनाकर भी सींगों को या सिंगरेज किया जा सकता है। फिर है आहार प्रबंधन से संबंधित कुछ मुख्य बातें कि आहार जैसे एक तो जीवन निर्वाह है और एक है उत्पादन आहार। जीवन निर्वाह आहार में बात करें तो सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो गाय, सांड, बैल आदि में प्रति 100 केजी शरीर भार के अनुसार दाना मिश्रण दिया जाता है 2.5 केजी। जैसे अगर 500 केजी शरीर भार है किसी पशु का तो 2.5 गुणा 500 तो 12.5 केजी सूक्ष्म पदार्थ प्रतिदिन पशु को दिया जाएगा जीवन निर्वाह हेतु। भैंस में 100 केजी प्रति शरीर भार पर 3 केजी सूक्ष्म पदार्थ, तो अगर भैंस का वजन 400 केजी है तो 3 केजी के अनुसार 12 केजी सूक्ष्म पदार्थ या सूखा चारा प्रतिदिन जीवन निर्वाह हेतु। फिर है उत्पादन आहार। उत्पादन का मतलब जैसे या तो दुग्ध उत्पादन की बात करें या जैसे मुर्गी की बात करें तो उसमें अंडा उत्पादन, तो वो अतिरिक्त जो दाना मिश्रण दिया जाता है उसको बोलते हैं उत्पादन आहार। उत्पादन आहार में अगर दाना मिश्रण की बात करें तो गाय में अगर 3 केजी दुग्ध उत्पादन है तो उसके लिए दाना मिश्रण या रातव दिया जाएगा 1 केजी। ठीक है। अगर भैंस 2.5 केजी दुग्ध उत्पादन है तो 2.5 केजी पर के हिसाब से 1 केजी दाना। अगर गाय का दुग्ध उत्पादन 12 केजी है, ठीक है, तो इसके लिए दाना मिश्रण हो गया करीबन 4 केजी। ठीक है, कि 12/3 बराबर 4 केजी। भैंस का अगर 10 केजी है तो 10/2.5 बराबर हो गया 4 केजी दाना मिश्रण प्रतिदिन। ये हो गया उत्पादन आहार। बैल कृषि कार्य के लिए जो बैल काम में लिए जाते हैं और प्रजनन में जो सांड काम में लिए जाते हैं उनके लिए भी उत्पादन आहार के तौर पर 1.5 से लेकर 2 केजी दाना मिश्रण रोजाना देने की आवश्यकता। एक अगर जीवन निर्वाह दाना मिश्रण की बात करें, जीवन निर्वाह दाना मिश्रण, तो उसके लिए 1 से लेकर 1.5 केजी
प्रति पशु के लिए। ठीक है, एक होता है फ्लूसिंग। फ्लूसिंग यह है पशु के ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व, 6 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त खिलाई पिलाई की जाती है उस क्रिया को बोलते हैं फ्लूसिंग। ठीक है, अगर गर्भस्थ पशुओं की बात करें तो गर्भस्थ पशुओं को अतिरिक्त दाना मिश्रण, गर्भस्थ पशुओं को अतिरिक्त दाना मिश्रण, विशेषतः गाय भैंस की बात करें तो 6 माह बाद दिया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि गर्भस्थ पशुओं को अतिरिक्त दाना मिश्रण कितने माह पश्चात दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 6 माह पश्चात। ठीक है, उससे आगे देखते हैं दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। कि दुग्ध दोहन की कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, किस विधि को दोषपूर्ण माना जाता है, नकलिंग विधि के नाम से कौन सी विधि प्रचलित है। दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन इसको बोलते हैं लैक्टोजिनेसिस, लैक्टोजिनेसिस। देखो, दुग्ध दोहन या लैक्टोजिनेसिस किसे कहेंगे, पशु के अयन में से दूध को निष्कासन करना या पशु के अयन को खाली करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं लैक्टोजिनेसिस। इसका सिद्धांत क्या होता है, देखिए, मादा पशु में दुग्ध बनना एक निरंतर प्रक्रिया होती है और कुछ समय पश्चात जब अयन के सभी भागों में दूध पूरी तरह से भर जाता है तो यह दूध बनने की क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए अयन को खाली करना अत्यंत आवश्यक, और अयन को जो खाली करने की क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, लैक्टोजिनेसिस। हमेशा दुग्ध दोहन का कार्य बाएं दिशा में बैठकर करना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर तीसरे ब्यात तक दुग्ध उत्पादन बढ़ता है और तीसरे से लेकर 5वें ब्यात तक दुग्ध उत्पादन स्थिर रहता है, और उसके बाद में भी पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिरता जाता है। दुग्ध ग्रंथियों में, दूध ग्रंथियों में भरा होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, खून या ब्लड। अब है दुग्ध निर्माण, कि दुग्ध का निर्माण किस प्रक्रिया से दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखिए, सबसे पहले बाहरी, जैसे मुख्य रूप से नर गाय, वो मादा गाय और भैंस में थनों की संख्या 4। थन का बाहरी आवरण थन नलिका से जुड़ा होता है। थन नलिका आकर खुलती है थन सिस्टन में, थन सिस्टन आकर खुलता है ग्रंथि सिस्टन में, और ग्रंथि सिस्टन अनेक थन नलिकाओं से जुड़ी होती है, और इन थन नलिकाओं की संख्या होती है 12 से लेकर 50। इन थन नलिकाओं के अंतिम सिरों पर सूक्ष्म संरचना होती है, उसको बोलते हैं एव्यूल, और इस एव्यूल्स नामक सूक्ष्म संरचना पर भी अति सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं एल्वो एब्यूल, एल्वो एब्यूल्स। ठीक है, दुग्ध निर्माण, दुग्ध निर्माण या पृथक्करण यह प्रारंभ होता है एल्वो एब्यूल्स। ठीक है, या सूक्ष्म संरचना भी कह सकते हैं। दुग्ध निर्माण में सहायक सबसे सूक्ष्म संरचना, अगर ये नहीं है तो एब्यूल्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले दुग्ध का निर्माण होने के पश्चात उसका पृथक्करण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो दुग्ध के पृथक्करण होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है एल्वो एब्यूल्स से। एल्वो एब्यूल्स अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, छलनी नुमा सूक्ष्म संरचनाएं। यहाँ से दूध पृथक होके इन एब्यूल संरचना के माध्यम से पहुँचता है एब्यूल्स में। ठीक है, एक एब्यूल्स पर अनेक एल्वो एब्यूल्स होती है। इन एब्यूल्स से दूध आता है फिर थन नलिकाओं में। थन नलिकाओं की संख्या होती है 12 से लेकर 50। थन नलिकाएं आकर खुलती हैं ग्रंथि सिस्टन में। एक ग्रंथि सिस्टन में 12 से 50 थन नलिकाएं आकर खुलती हैं, और ग्रंथि सिस्टन एक गोल अनियमित अंडाकार भाग होता है, और इसमें
400 से लेकर 500 ml दुग्ध संग्रहित रह सकता है। ठीक है, यह ग्रंथि सिस्टन थन सिस्टन से जुड़ा होता है। थन सिस्टन थन नलिका के माध्यम से आकर थन में, जो कि सूक्ष्म संरचना के माध्यम से दूध का निष्कासन कर लिया जाता है। ठीक है, ये थी दुग्ध पृथक्करण की प्रक्रिया। फिर आता है दुग्ध दोहन की विधियां। दुग्ध दोहन की विधियां देखो, मुख्य रूप से विधियां दो प्रकार की, एक है मशीन के द्वारा, यह बड़े डेयरी व्यावसायिक फार्मों पर प्रचलित या जहां पर अधिक संख्या में पशु रखे जाते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय होता है 4 से 5 मिनट, लेकिन यह विधि वहां अधिक प्रचलित, एक तो अधिक संख्या में पशु रखे जाते हैं, साथ ही जो ग्वाला या पशुपालक होता है उसको पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर मशीन अधिक समय तक चल जाती है तो दुग्ध ग्रंथियों से खून का स्राव प्रारंभ। दूसरी है देसी विधि या हाथ के द्वारा। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की। सबसे पहले है चुटकी विधि। चुटकी विधि का दूसरा नाम है नकलिंग, जो कि कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन भी है। एक है अंगूठा दाब और तीसरी है पूर्ण हस्त दोहन विधि। अब देखिए, चुटकी विधि का दूसरा नाम है नकलिंग विधि। यह छोटे थनों वाले पशुओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, साथ ही दोहते समय पशु को कष्ट, इसलिए इसको दोषपूर्ण विधि माना गया है। ठीक है, या अंत में जब थोड़ा दूध शेष रह जाए उस समय ये विधि काम में ली जाती है। अंगूठा दाब विधि, यह सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है, सबसे दोषपूर्ण, और इसमें पशु को दोहते समय या पशु का दूध निकालते समय पशु को अत्यधिक कष्ट होता है, जिससे या थनों में गांठें पड़ने की संभावना भी होती है, इसलिए इसको सबसे दोषपूर्ण माना गया है। तीसरी है पूर्ण हस्त दोहन विधि। सर्वोत्तम विधि माना गया है इसको, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम या श्रेष्ठ विधि माना गया है, और यह बड़े आकार के थनों वाले पशुओं के लिए उपयुक्त, साथ ही सबसे तेज गति से दुग्ध दोहन की विधि भी है पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो दुग्ध दोहन की विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि माना गया है पूर्ण हस्त दोहन विधि को। सबसे दोषपूर्ण विधि केवल चुटकी विधि को, और इसी का दूसरा नाम है नकलिंग भी। फिर है दुग्ध श्रावण की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, वह है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक है दुग्ध श्रावण या उतारने या पशु को पवासने के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक दूध को वापस चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है एड्रिनल। ठीक है, तो दुग्ध श्रावण की मात्रा, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन। ठीक है, यह जिम्मेदार पदार्थ है प्रोलैक्टिन। दुग्ध श्रावण यानी कि इसको उतारने के लिए या फिर पशु को पवसाने के लिए जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन। दूध को वापस आयन में से वापस ऊपर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है एड्रिनल हार्मोन। तो ये इनमें से ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और दुग्ध दोहन की विधियों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम विधि माना गया है पूर्ण हस्त दोहन विधि को। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं हम एक बार। सबसे पहले देखो, दुग्ध दोहन या लैक्टोजिनेसिस किसे कहेंगे? तो पशु के अयन में से दुग्ध निकालना या अयन को खाली करने की क्रिया को बोलेंगे लैक्टोजिनेसिस। दुग्ध दोहन नाम से मालूम चल रहा है, लेकिन इंग्लिश वर्ड है लैक्टोजिनेसिस। हमेशा दुग्ध दोहन का कार्य पशु के बाईं दिशा की ओर बैठकर करना चाहिए, आगे पीछे के थनों के माध्यम से। 1 से लेकर तीसरे ब्याह तक पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, और तीसरे से 5वें ब्याह तक दुग्ध उत्पादन स्थिर, और उसके बाद में धीरे धीरे दुग्ध उत्पादन कम होता जाता है। पशुओं के अयन में दुग्ध बनना एक निरंतर प्रक्रिया होती है, और जब अयन के सभी भागों में दुग्ध बढ़ जाता है तो उसको खाली करना अत्यंत आवश्यक, और उस क्रिया को ही बोलते हैं लैक्टोजिनेसिस। अब देखो, दुग्ध का पृथक्करण कहाँ से प्रारंभ होता है?
दुग्ध के पृथक्करण की बात करें या दुग्ध निर्माण की बात करें तो सबसे पहले दुग्ध का पृथक्करण या फिल्ट्रेशन प्रारंभ होता है सूक्ष्म संरचना एल्वो एब्यूल्स के माध्यम से। ये एल्वो एब्यूल्स आकर खुलती हैं एब्यूल्स में। एब्यूल्स के एब्यूल से थन नलिकाओं से जुड़ी हुई संरचना होती है, यानी कि थन नलिकाओं के ऊपर सूक्ष्म संरचना होती है एब्यूल्स। यहाँ से दुग्ध आएगा थन नलिकाओं में, थन नलिकाएं आकर खुलती हैं थन ग्रंथि सिस्टम में। यह गोल अनियमित अंडाकार भाग होता है जिसमें 400 से 500 ml दूध संग्रहित रह सकता है। और फिर यह ग्रंथि सिस्टम से जुड़ा होता है। ग्रंथि सिस्टम थन नलिका के माध्यम से थन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो दुग्ध निर्माण के लिए पृथक्करण के लिए जो सूक्ष्म संरचना होती है उसको बोलते हैं एल्वो एब्यूल्स। अगर ये नहीं आता है तो एब्यूल्स। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दुग्ध दोहन की विधियां मशीन के द्वारा और हाथ के द्वारा। मशीन के द्वारा या बड़े डेयरी व्यावसायिक फार्मों पर इसके लिए उपयुक्त समय होता है 4 से 5 मिनट का, और जो पशुपालक होता है उसको पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अधिक प्रचलित विधियां हैं देसी, चुटकी विधि या नकलिंग विधि। यह छोटे आकार के थनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसमें दोहते समय पशु को कष्ट होता है, इसलिए इसको दोषपूर्ण विधि माना गया है। दूसरी है अंगूठा दाब विधि। इसमें दोहते समय पशु को अत्यधिक कष्ट या कई बार थनों में गांठें पड़ने की संभावना भी होती है, इसलिए इसको सबसे दोषपूर्ण विधि माना गया है। पूर्ण हस्त दोहन विधि दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि माना गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम भी, सबसे सर्वोत्तम भी या सबसे श्रेष्ठ, कोई सा भी वर्ड आ सकता है। और यह बड़े आकार के थनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और सबसे तेज गति से दुग्ध दोहने की विधि भी है पूर्ण हस्त दोहन। देसी विधियों की बात करें तो फिर है दुग्ध श्रावण की। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध श्रावण की मात्रा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन। दुग्ध श्रावण या दुग्ध को उतारने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन है, दुग्ध को उतारने या पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन, और दुग्ध को वापस एंड में से चढ़ाने के लिए जिम्मेदार है एड्रिनल। चुटकी विधि का दूसरा नाम है नकलिंग। साथ इससे मैच करते हुए वर्ड हैं जैसे डोकिंग। तो डोकिंग होता है भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया। ठीक है, एक होता है कलिंग। कलिंग उत्पादक पशुओं के झुंड में से अनुत्पादक पशुओं को अलग करना, क्या कहलाएगा? कलिंग। या स्वस्थ पशुओं में के झुंड में से बीमार पशुओं को अलग करना, और हिंदी में बोल सकते हैं इसको छटनी। और एक अभी मैंने बताया डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि पशुओं के अमाशय में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करने की क्रिया कहलाती है डीवर्मिंग। एक होता है ड्राइंग, DRIYING, ड्राइंग यानी कि सुखाना। पशु के ब्याने के 2 माह पूर्व पशु का दुग्ध निकालना बंद कर देते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं ड्राइंग या सुखाना। ठीक है, तो ये था आपके पशुधन प्रबंधन से संबंधित छोटी छोटी बातें, जिनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीवर्मिंग क्रिया किसे कहते हैं, नकलिंग क्रिया क्या होती है, कलिंग क्रिया क्या होती है, या पशुओं में दुग्ध दोहन की विधि कौन से काम में ली जाती है, दुग्ध बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।